ये होती है एक अच्छे टीचर की निशानी, समझे? ऐसा नहीं कि 4 बजे बोले और 4:10 ना, 4 बजे मतलब 4 बजे, समझ रहा? अपन ने मतलब हमेशा टाइम पे आना ही सीखा है। कभी आज तक तो पता, तुम लोगों ने कभी देखा है कि भाई ले कभी बताओ 4 बजे आ रहे हैं, 4:08 पे, 4:09, 4:10 पे? कभी नहीं। वॉइस का इशू हो गया। अभी ठीक है? अभी आ रही होगी ढंग से? क्या पहली बार टाइम पे नहीं बेटा? क्या बात कर रहा है? हमेशा टाइम पे। चलो, तो आज हम लोग, अभी सही आ रही होगी? कंफर्म करो। अभी आ रही होगी ढंग से? लो आ रही, थोड़ा लो का तो खैर कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लो है तो फिर या तो बढ़ा लो या तो क्लास मत लो, कि लो का इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, चलो भाई, तो स्टार्ट किया जाए। अभी रिवर्बरेशन नहीं हो रहा होगा, अभी रिवर्बरेशन नहीं हो रहा होगा, एक बार चेक करो। IPL 2013 फाइनल, अच्छा। करें स्टार्ट? IPL 2000 अभी भी यार फिर से हो गया, तो क्या इशू आ रहा है? अभी ठीक हुआ था, अभी बताना, कंफर्म करना। सर प्राइवेट वीडियोस का लिंक कैसे मिलेगा, कहाँ से परचेज करें? रुपेश यादव। रुपेश जी, वो परमार अकेडमी एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज सेक्शन में जाइए और वहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है? अभी बताना, कंफर्म करना। अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रोटेशन रेवोल्यूशन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ये शेप ऑफ अर्थ पे। रोटेशन रेवोल्यूशन समझने के लिए पहले जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार समझना पड़ेगा, शेप पढ़ना समझना पड़ेगा। तो शेप तुम पीछे देख रहे होगे, ऐसा लग रहा है एकदम काट के तराशा गया एकदम, है ना, किनारे 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 एकदम, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन क्या ऐसा होती है? अर्थ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कहीं पहाड़ है, कहीं समतल मैदान है, तो कहीं समुद्र है। तो यानी कि एकदम जितना ये एकदम स्मूथ दिख रहा है ना आपको, उतना स्मूथ होता नहीं है। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ठीक है? एक्चुअल में ये ऊबड़ खाबड़ होता है, जहां पर आपको कहीं कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं ट्रेंचेस यानी गड्ढे देखने को मिलेंगे, ठीक है? कहीं प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये शेप है अर्थ का हमारी। तो बात आती है इस रियलिटी से, वास्तविकता से हमें क्यों दरकिनार कर दिया गया, क्यों हमें नजरअंदाज कर दिया गया इस रियलिटी से, क्यों हमें अर्थ को हमेशा ऐसे दिखाया गया? अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कैसे बना वो बता देता हूं मैं आपको। अब है क्या ना, ये हमने लिया और इसका किनारे किनारे एवरेज ले लिया। अब मैथ्स में अगर तुमने पढ़ा हो, एवरेज का मतलब, एवरेज जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलो 2 है, 10 है, 1 है, ठीक है, 15 है, 0 है, या फिर मान लेते हैं एक तो हो ही गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन नंबर का जो एवरेज आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा होगा और लार्जेस्ट नंबर से छोटा होगा, है ना? तो ऐसे ही जो गड्ढे हैं थोड़े बड़े, जो थोड़ा मतलब ऊपर उठा हुआ है, थोड़ा नीचे, तो जब हम एवरेज इस तरह से करेंगे, एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज आउट कर देंगे। जब एवरेज आउट कर देंगे तो फिर हमारी ये स्मूथ ऐसे निकल के आएगी। क्या समझे? लेकिन 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 स्मूथ तो निकल के आई, लेकिन क्या ये एकदम सर्कुलर है? क्या पृथ्वी गोल है? क्या यादव ही यदुवंशी, क्या यहूदी ही यदुवंशी है? क्या हमारी अर्थ गोल है? तो आंसर है नहीं। बिल्कुल अगर हम बोलें कि स्फेरिकल शेप की है तो द आंसर वुड बी नो। फिर कैसी है? हमारी जो अर्थ है दैट इज ऑफ जियोइड शेप। ये शेप तो पहली बार सुन रहे हैं, जियोइड।
या फिर इसी को बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड। इस शेप में होता ये है, इस पर्टिकुलर शेप में, आकार में ये होता है, ये एक्चुअल में एक यूनिक शेप है। यूनिक अपने आप में है हमारी अर्थ। यूनिक क्यों है? एनर्जी लाओ, मजा नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लाते हैं, रुकना, रुकिएगा थोड़ा सा। अभी आई होगी, देखिए एनर्जी थोड़ी सी। ठीक है, तो जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड बोलते हैं इसको। अब ये एक यूनिक शेप किस सेंस में है? इस सेंस में है कि अर्थ जो है हमारी सेंटर पे बल्ज्ड है, सेंटर पे फूली हुई है और पोल्स पे फ्लैट है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्लैट है, ये सेंटर में बल्ज्ड है और पोल्स में ये फ्लैट है। इस यूनिक शेप को हम जियोइड या ऑब्लेट स्फीरॉइड बोल देते हैं। क्लियर बात? क्योंकि स्फेरिकल तो पूरा इस तरह से होता है, जहां पर हम उसका इस तरह से कहीं से भी लेंगे सेंटर से तो वो रेडियस निकल के आती है। ठीक, यहां पे लेकिन क्या होगा? यहां पे ये होगा, अब ये तुम्हें पता है, ये इक्वेटर है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये तो सबको पता है इतनी चीज कि ये आपका इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना? तो अब यहीं से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे एंड वो कंक्लूजन ये है, दे आर विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस एंड सरकमफेरेंस। वो कंक्लूजन ये है कि एक्चुअल अर्थ का शेप हमारा ये है, जो ब्लू लाइन में दिखाया जा रहा है, जो डॉटेड रेड लाइन है, इट इज नॉट द एक्चुअल शेप। अगर एक्चुअल ऐसा होता तो फिर ये हम चर्चा ही ना कर रहे होते इक्वेटोरियल रेडियस या फिर पोलर रेडियस की। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम जैसे सर्कुलर होता, स्फेरिकल होता, तो कहीं से भी खींचो सेंटर से सरकमफ्रेंस में पॉइंट, तो वो सीधा आपका रेडियस ही होगा। बट क्योंकि ये शेप है सेंटर पे बल्ज्ड और पोल्स पे फ्लैट, उसकी वजह से ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी, इट वुड बी लार्जर देन दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? इज दैट दिस मेक्स सेंस? कि भाई ये जो डिस्टेंस होगी ये इससे ज्यादा होगी। अब ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से यहां इक्वेटर की तरफ, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं। इक्वेटोरियल रेडियस बोलते हैं। और सेंटर से लेके पोल तक इसको बोलते हैं पोलर रेडियस। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। ये बात आपको समझ में आती है? नाउ सेम चीज मैं बोल सकता हूं कि इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस होगी वो पोलर सरकमफेरेंस से ज्यादा होगी। अभी मैं आपको बताता हूं इक्वेटोरियल और पोलर सरकमफेरेंस से मेरा तात्पर्य क्या है। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ज्यादा होगी किससे? पोलर सरकमफेरेंस से। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस का मतलब है ये पूरा इधर, ये ठीक, ये चक्कर जो आपने लगाया इस तरह से, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। और अगर आप इस तरह से घूमते हो, उस तरह से पीछे से आओ, और ये, इसको बोलेंगे पोलर सरकमफेरेंस। 3D में आप शायद इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को। मैं ये पोलर पोल्स वाली की बात कर रहा हूं। अब यहां से जाओ और पीछे की तरफ से आओ घूम के इस तरफ से, उसको पोलर सरकमफेरेंस बोलेंगे। तो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस पोलर सरकमफेरेंस से ज्यादा होगी। Now the question arises here is this, that what is the reason for this? What is the reason for this? क्यों इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से ज्यादा है? फिर क्यों इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस पोलर रेडियस से ज्यादा है? क्या रीजन है? और इसी कारणवश आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो इक्वेटोरियल स्पीड होगी अर्थ की, जो इक्वेटोरियल स्पीड होगी अर्थ की, दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन दी पोलर स्पीड। वो पोलर स्पीड से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो ज्यादा है, पोलर रेडियस कम है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर सेम टाइम में किसी चीज को कवर करना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फंडे से आप लगाओ। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर सेम टाइम में आपको चीजें कवर करनी है तो। ना आई आस्क्ड यू फॉर द रीजन कि क्यों ये इक्वेटोरियल रेडियस या फिर इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस ज्यादा है पोलर वाले कंपोनेंट से। द रीजन इज जियोइड शेप ऑफ द अर्थ। जियोइड शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है
कि जियोइड शेप आखिर है क्यों, वॉट इज द रीजन फॉर जियोइड शेप। इक्वेटोरियल रेडियस पोलर से ज्यादा है, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस पोलर से ज्यादा है, उसका रीजन है जियोइड शेप। लेकिन जियोइड शेप का रीजन क्या है, इसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, जो चीजों को बाहर की ओर पुश करता है। तो यहां वो चीजें बाहर की ओर, इसी वजह से सेंटर की तरफ वो बल्ज्ड है, सेंटर की तरफ वो बल्ज्ड है, बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और उसको कंपनसेट करने के लिए जो पोल्स हैं वो फ्लैट हो गए हैं, ऐसे ही शेप को जियोइड बोलते हैं। लेकिन अगेन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ कहां से रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, तो इट इज कमिंग फ्रॉम अर्थ का रोटेशन, इट इज कमिंग फ्रॉम अर्थ का रोटेशन। जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन इज movement of earth around its own axis, अपनी एक्सिस में, अपनी अक्ष में ये जो घूम रही है उसको रोटेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस होती है ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने तुमको नचा के रखा है अपने इर्द गिर्द, तो वो हुई एक्सिस और तुम हुए उसकी अर्थ, समझे। यानी ये है एक्सिस अर्थ की, और उसके अराउंड इस तरह से जो अर्थ का घूमना है उसको बोलते हैं हम रोटेशन ऑफ अर्थ, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। जैसे उसकी नजर झुकी, वो क्या है, एक्सिस। तो अर्थ की भी जो एक्सिस है ना वो झुकी हुई है, समझ रहे हो आप, उसकी जैसे नजरें झुकी रहती हैं वैसे, ठीक है। उसके जो है, मतलब ये जो अर्थ है उसकी एक्सिस भी इंक्लाइंड है। कैसे, तो अर्थ जो है एकदम ऐसे नहीं है कि एकदम सीधा है, ये टिल्टेड है, आप देख पा रहे हो इस तरफ टिल्टेड है। कितना टिल्ट है ये, लगभग 23.5 डिग्री का टिल्ट है ये ऑन इट्स एक्सिस। When we will talk about the plane, कि प्लेन के रिस्पेक्ट पे कितना टिल्टेड है ये है प्लेन, वो प्लेन जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। आई थिंक इतना आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन अगेन वो अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी यूज करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट से देखोगे तो सन रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा, सन के रिस्पेक्ट से देखोगे तो अर्थ। खैर, तो ये आपको याद करना है कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब ये प्लेन है, प्लेन से अगर हम बात करेंगे तो एक्सिस से तो मतलब देखेंगे 23.5 डिग्री। अब ये पूरा है 90 यहां से यहां तक, बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी। ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा, ठीक है, अगर ये 90 होगा तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट जो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, ये है 23.5, पूरा है 90, तो 90 में 23.5 घटा दो, 66.5 आ जाएगा। 66.5 डिग्री टिल्टेड है टूवर्ड्स इट्स प्लेन। तो ये नोट करेंगे, अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एंड 66.5 डिग्री ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री टिल्टेड है। अब ये टिल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पूछेगा रोटेशन की वजह से क्या होता है, तो रोटेशन की वजह से ध्यान रखना डे एंड नाइट होता है, यानी कि दिन और रात होती है अर्थ के हमारे रोटेशन की वजह से। और ये कितना टाइम लेती है, व्हाट इज द टाइम फॉर अर्थ का रोटेशन, तो वैसे तो हम बोल देते हैं कि 24 घंटे में एक दिन होता है, ठीक। लेकिन जो एक्चुअल टाइम निकल के आता है वो आता है आपका 23 आवर्स, ठीक है, 23 घंटे और 56 मिनट, ठीक। कुछ लोग और थोड़ा डीप में चले जाते हैं, 4 सेकेंड। तो ये है हमारा एक्चुअल में टाइम ऑफ रोटेशन।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े अभी। हाँ, इंजीनियर विशाल सही है। हेमलता, आज सुबह 9 बजे मॉर्निंग में शामली में मेरे बाहर। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड बाकी टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जल्दी से बताओ। जो वाला था तो रुको, अभी मत बताओ, अभी इस पे फोकस करो, बाद में बताना, ठीक है। अभी इस पे फोकस करो। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे आते हैं ना। व्हाट इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ? पृथ्वी का परिक्रमण बोलते हैं इसको। तो ये है हमारी क्या, ये है एक ऑर्बिट या पाथ जिसके अराउंड हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या करती है, घूमती है। किसके अराउंड? सन के अराउंड। ये है हमारा सन, इसके अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अभी मैं आपको केपलर के लॉज नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो केपलर का पहला ही लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, नॉट ओनली अर्थ, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो ये ऑर्बिट मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से 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 ऐसे चारों चक्कर लगाता है सन के अराउंड अर्थ, और इसी में होता है हमारा एक साल। यही हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो अर्थ है जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है अराउंड दी सन, उसी को हम बोलते हैं कि भाई 1 ईयर हो गया। और एक साल एक्चुअल में होता क्या है, मतलब या तो मैं एक रेवोल्यूशन लिख देता हूं कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन में टाइम कितना लगता है, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। वो तो हम ऐसे याद कर लेते हैं भाई 366 दिन, बट टू बी वेरी प्रिसाइज 365 दिन, 365 डेज, 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स, ये टाइम लगता है। ये जो 6 घंटे और 9 मिनट एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, ये 4 साल में लीप ईयर बन जाता है। 4 छंग 24, 24 मतलब एक एक्स्ट्रा डे जो कि लीप ईयर में आ जाता है, February 29 की हो जाती है ना। ये समझ में आई बात, भेजे में चढ़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड वो रिवॉल्व भी कर रही है, अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूम भी रही है, और इस तरह से रेवोल्यूशन भी परफॉर्म कर रही है हमारी अर्थ अराउंड दी सन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक ना। अब जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसलिए एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी अर्थ सन के सबसे नियरेस्ट होती है, सबसे नजदीक होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर में होती है। तो जब सबसे नजदीक में होती है उसको पेरीहिलियन, और जब सबसे दूर होती है तो उसको एपीहिलियन बोलते हैं। याद ऐसे रखेंगे, पी से पेरीहिलियन, पी से पास। वो दिन कौन सा होता है, वो दिन मतलब फिक्स नहीं है, जनरली वो 3 जैन को पड़ता है आपका, ठीक है, 3 जैन को। और एपीहिलियन वाला दिन रफली मतलब अप्रोक्सीमेट रफली 4 जुलाई को पड़ता है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? एपीहिलियन और पेरीहिलियन की डिस्टेंसेस कितनी है? अर्थ कितने नजदीक आ जाता है पेरीहिलियन में, और अर्थ कितने दूर हो जाता है एपीहिलियन के केस में? तो 147 मिलियन किलोमीटर्स इतने पास आ जाता है, और 152 मिलियन किलोमीटर एपीहिलियन के केस में अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस होती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब हम बढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, किस तरह से सनलाइट या फिर सन रेज पड़ रही हैं हमारी अर्थ सरफेस पे। राइट, लेट अस सी नाउ सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, विषुव और अयनांत। अयनांत मतलब सॉलिस्टिस और विषुव मतलब इक्विनॉक्स। अब होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर सॉलिस्टिस इक्विनॉक्स तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ये समझ रहे हैं कि सीजन्स यानी कि ऋतुएं वो कैसे आती हैं, सीजन्स कैसे चेंज होते हैं हमारे, तो उसके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब सन यहां पर आप देख पा रहे हैं सेंटर पे है, ठीक है, एकदम स्माइल कर रहा है, ठीक है, देख रहा कैसी गाइस।
साहिल इनको थोड़ा मना करो कि भी ड्रिल ना करें, आवाज आ रही, क्लास ले रहे थे अभी, है ना? बस बोल मतलब कि 15-20 मिनट रुक जा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअल में अटैक हुआ है हम पे, ठीक है? अटैक हुआ है। चलो भाई, मोटर जल गई आज की क्लास भी। नहीं, मॉक ड्रिल हो रही है। चलो भाई, ठीक है, सारी चीजें ओके। चलो भाई, तो हाँ, सन है सेंटर में, अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, देखो ध्यान से समझना। अर्थ ये है, टिल्टेड है, ठीक है? अर्थ में हम एक इंसान को बांध देते हैं, ठीक है? क्रूसीफाई कर देते हैं इस तरह से, ठीक है? इस तरह से क्रूसीफाई कर देते हैं, कर दिया, हाँ? और ऐसा ही सेम सिचुएशन यहां पे भी होगा, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो सन की तरफ है, इस भाई को दिख रहा है, और कुछ ऐसा दिख गया जिसकी वजह से काफी स्माइल कर रहा है, ठीक है? तो अब यहां पर एक चीज आप ध्यान से समझिए, ठीक है? कि ये वाले केस में आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, पैर में रोशनी ज्यादा पड़ रही होगी। ध्यान से पैरों में रोशनी ज्यादा पड़ रही होगी। सिर तो भैया अंधेरे में, पूरा सिर में तो एकदम अंधेरे में है कि नहीं? भावनाओं को समझिए मेरी। सिर पे एकदम अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है? पैरों में एकदम चमक के रोशनी पड़ रही है। इस वाले केस में सिर में एकदम चमक के रोशनी पड़ रही है और पैर अंधेरे में है कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि सर, हमारी अर्थ में हमने लैटिट्यूड्स पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसमें ने पढ़ा था ये इक्वेटर होती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ होता है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे, और ये 66.5 डिग्री साउथ होता है, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे, ठीक? तो यहां पे जो सिर है, ध्यान से, यहां पे जो सिर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक? और जो पैर है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पैर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पैर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि समर सॉलिस्टिस में जून 20 से 22 के बीच में, यूजुअली जनरली 21 जून को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की ओवरहेड रेज पड़ती हैं। फिर ऐसे घूमती रहती है, हमारी अर्थ घूम तो रही है, प्लस ऐसे परिक्रमण भी कर रही है। जब यहां पर आएगी तो पेट में, पेट का मतलब इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही होंगी सन की, ठीक है? पेट का मतलब इक्वेटर समझ लो कि इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है सन की। घूमते घूमते ये पोजीशन पे आ गया। अब कहां पड़ रही है? पैर में नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। उसी को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, जो 21 से 22 दिसंबर, जनरली 22 दिसंबर को होता है। देन यहां पर घूम के फिर ये पोजीशन आएगी, लेकिन उससे पहले एक पोजीशन आएगी जहां फिर से इक्वेटर पे ओवरहेड रेज या डायरेक्ट रेज पड़ेंगी सन की। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सन की डायरेक्ट या ओवरहेड रेज जो पड़ती हैं, वो सन की ओवरहेड रेज जो पड़ती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही पड़ती हैं। यानी कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं गई और वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं आई सन की ओवरहेड रेज। पहली बात तो हमने ये सीखी, ठीक? देन दूसरी चीज कि इक्वेटर पे 2 दिन ऐसे हुए जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक दिन हुआ 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एक दिन हुआ 22 दिसंबर, इक्वेटर पे लेकिन 2 दिन हुआ। देखो, एक तो सितंबर में और एक मार्च में, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर,
इसको बोल देते हैं 21 जून को समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, और 22 दिसंबर वाले को बोल देते हैं विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस क्यों? 21 जून आने वाला है, अभी गर्मी दबा के पड़ेगी, 22 दिसंबर में सर्दी पड़ती है दबा के। कहां? नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में तो ही है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो सर इनके लिए, सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए, जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वालों के लिए या ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, तो 22 दिसंबर समर सॉलिस्टिस होना चाहिए, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नीचे पड़ रही नाइट रेज, बिल्कुल उनके लिए होगा। लेकिन तो सर क्या वो पूछेगा इस तरह से कि बताओ समर का सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर का समर सॉलिस्टिस कब होता है, फिर साउथ हेमिस्फीयर? नहीं, हम इन जनरल 21 जून को ही समर सॉलिस्टिस मानते हैं और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस मानते हैं। ऐसा नहीं कि 22 दिसंबर को अलग से पूछेगा कि साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस होता है कि नहीं होता है। क्यों नहीं पूछेगा? क्यों हम ये कंसिडर ऐसे मान लेते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो देश हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। ज्यादातर लैंड मास नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में उतना लैंड मास भूभाग नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप बोलोगे 22 दिसंबर। नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे लिए ये सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर को स्मॉलेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे लंबी रात। वहीं समर सॉल्स्टिस को 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे, और सबसे छोटी रात होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? और इन दो दिनों में क्या होता है? एंटायर अर्थ experiences equal days and night, equal days and night. So can we say this, that if earth wouldn't have been tilted, तो क्या होता अगर अर्थ में टिल्ट ना होता है? एंटायर ये होता अगर अर्थ टिल्टेड ना होती। भाई इस टिल्ट की वजह से अगर अर्थ, ये जो इस टिल्ट की, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? ये अर्थ जो टिल्टेड है, ये अर्थ टिल्टेड अगर ऐसी होती सीधे सीधे, तो इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेज पड़ रही होती सन की, यहां पे भी। तो एंटायर अर्थ इक्वल डेज और नाइट एक्सपीरियंस करती, कुछ सॉल्स्टिस जैसा कॉन्सेप्ट ही ना निकल के आता। यस, 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता, शॉर्टेस्ट नाइट होती, इसलिए 21 जून को योगा डे मनाते हैं। ठीक है, साउंड इंक्रीज नहीं हो पाएगा आस्था मेहता जी, सॉरी फॉर दैट, इतना ही हो पाएगा ना। क्लियर यहां तक? तो सीजन्स की जब हम बात करते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेवोल्यूशन एज वेल एज टिल्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर यहां तक सभी को? तो जल्दी से डेट लिखो। अच्छा स्प्रिंग, हाँ जल्दी से पहले तुम डेट लिखो फिर बताएंगे, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी डेट लिखो। तो भाई पहले वाले की डेट क्या हो जाएगी? 21 जून। दूसरे वाले की 22 दिसंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मतलब मार्च के समय की बात हो रही है, 23 मार्च। और वर्नल, ठीक है, ठीक है, ऑटमनल, ठीक है, अभी रुक जाओ, 23 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहां पे देखो आप, ठीक है, ये होगा आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, ये ऑटमनल होता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। स्प्रिंग को ही वर्नल बोलते हैं, ये ऑटमनल है, ठीक है। स्प्रिंग को ही वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज इक्लिप्स। ग्रहण लगवाएंगे अभी। साउंड क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, स्प्रिंग को ही वर्नल बोलते हैं। हाँ यार ये क्या हो गया? क्या तो कब से ऐसा आ रहा था?
होना चाहिए, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नीचे पड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए होगा, लेकिन नहीं आ रही। ओके 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 ओके, क्लियर है अभी तो क्लियर होगी। कब से ऐसा आ रहा था? चलो अपडेट प्रियंका जी मैंने पूछा था सागर सर से, तो बोल रहे थे कि अभी तो ऐसा अलग से लॉन्च नहीं होगा। अब है क्या, मैं करवा तो मैं ही देता, ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम के इशूज़ हैं, काफ़ी टाइम के इशूज़ चल रहे हैं आजकल, तो इस वजह से नहीं तो मैं करवा देता। मैंने मतलब करवाता था, ठीक है, जब क्योंकि मैंने खुद 2 बार क्लियर किया है, तो उसके बाद एक्चुअली मैंने फ्री सेशंस आज से जितना मुझे याद है 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किए थे, एक ग्रुप बनाया था और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। मतलब एक AIR-1 भी गया था एक, मतलब उसी ग्रुप से, आई थिंक मुझे याद नहीं 2020 या 21 का AIR-1 भी उसी ग्रुप से निकला था, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअल में ये ऐसे फिर और चीज़ों में थोड़ी सी व्यवस्था हो गई, बिजनेस हो गई, तो फिर धीरे धीरे धीरे, और जब से SSC में स्टार्ट हुआ तब से वो ग्रुप फिर टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। नहीं तो मैं पहले करवाता, फ्री में ही करवा देता मैं तो। खैर, इक्लिप्स पे आते हैं, ग्रहण पे, ठीक है। तो इक्लिप्स होता है क्या चीज़ है? इक्लिप्स होता है जब हमारी सन, अर्थ और मून जब तीनों ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएं, ठीक है, तीनों वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएं, तो उसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। ऐसी पोजीशन को हम सिजगी बोलते हैं। सिजगी क्या होती है? जब तीनों सन, अर्थ और मून हमारे एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ऐसे इस पोजीशन को सिजगी बोलते हैं। तो सर एक स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा हो सकता है, कैसा कि ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक। एक ये हो सकता है, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, तीनों स्ट्रेट लाइन में। तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं सिजगी ऑपोजिशन, और इसको बोलते हैं सिजगी कंजंक्शन, सिजगी कंजंक्शन, ठीक, कंजंक्शन। तो वो सिजगी ऑपोजिशन और सिजगी कंजंक्शन, जब दोनों एक ही साइड में हो अर्थ के तो कंजंक्शन, और अगर दोनों ऑपोजिट साइड में हो तो ऑपोजिशन, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आपको यहां तक? सर आप 2019 में एयरफोर्स ग्रुप की भी क्लासेस लेते थे, 2019 में क्या, 2018 में लेते थे, 19 में लेते थे, 20, 21 बाद में बंद किया है। अब उसको भी पूरी तरह बंद कर दिया, फिर वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आपको? ओके, आई गॉट दैट, क्यों प्रॉब्लम है वो? एक सेकेंड, होता क्या है ना यार, कुछ चीजें होती हैं, टुक 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 टुक, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कैसा है? अभी बताओ, सही होगा ना? अभी ठीक है। एक्चुअली होता है ना कि सुबह मेडिटेशन सेशन करवाते हैं, उसमें माइक ये इसका कर देते हैं, लैपटॉप वाला, तो वही लगा हुआ था। अभी बताओ, अभी कैसा है? अभी डबल वॉइस हो गया। अभी सही होगा, और अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज ठीक है, ओके, चलो अभी ओके होगा, अभी सही होगा, और अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। चलो, तो ये समझ आ गया आपको, राइट। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि
इक्लिप्स होते क्या हैं? तो इक्लिप्स ये समझ गया जब तीनों स्ट्रेट लाइन पे है। अभी मैंने बताया तीनों स्ट्रेट लाइन पे या तो ऐसे हो सकते हैं जो ऊपर है, या तो जैसे नीचे है। तो हम पहला वाला केस ड्रॉ करते हैं जहाँ पे सन ये है, ये हम बीच वाला केस कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पर ये मून है और ये अर्थ है। ठीक, अब इस केस में होता ये है कि जो सन की तरफ से रेज आ रही हैं, क्या वो मून ने ब्लॉक कर ली? देखो दो केसेस होते हैं। देखो यहाँ पर होता ये है कि सन की जो सन रेज आ रही हैं वो मून पे पड़ रही हैं इस तरह से। हमें क्या ये दिख रही हैं? नहीं दिख रही है। तो मून हमें क्या विजिबल होगा? नहीं विजिबल होगा, क्योंकि मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। उसकी खुद की सनलाइट, उसके खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज़ वाई इस वाले पोर्शन पे क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही है तो हमें मून दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमें मून पूरा नहीं दिखता है। मून का हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इट। और वो इसलिए सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है क्योंकि हमारी मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड है, मून भी हमारा रोटेशन परफॉर्म करता है अपनी एक्सिस पे और रेवोल्यूशन परफॉर्म करता है हमारी, यानी कि हमारे अर्थ के एक्सिस पे, और हमारे अर्थ के अराउंड इर्द गिर्द। जैसे हम अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी तरह मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसीलिए तो सैटेलाइट है, इसीलिए तो उसका मून कहला रहा है। ठीक है, वो तो उसका रोटेशनल रेवोल्यूशन टाइम रफली 27 डेज है। इसी वजह से हमें सिर्फ उसका एक साइड विजिबल होता है। अब क्योंकि ये वाला साइड हमें विजिबल और इसमें सनलाइट पड़ नहीं रही है, तो यहाँ पर एकदम हमें जो सूरज है वो चंद्रमा है वो दिखेगा नहीं, और इसी को हम बोलते हैं अमावस की रात, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसी को नया चंद्रमा, न्यू मून। एंड दिस इज टर्म्ड एज ल्यूनर एक्लिप्स, जहां पर मून लाइज बिटवीन दी सन एंड अर्थ। ठीक, अब यहां पे आते हैं, कुछ ज्यादा नहीं फूल गया सन, अर्थ और मून। ठीक, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सनलाइट जा रही होगी, 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 मून के पास जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी। तुम बोलोगे सर ये क्या, ये कैसी आपने बात कर दी? अर्थ तो बीच में आ रही है, सनलाइट कैसे जा सकती है वहां तक? ये सनलाइट वहां तक कैसे जा सकती है मून तक? क्योंकि अर्थ तो बीच में है। तो बेटा ध्यान से समझो, ये एक लाइन पे तो है लेकिन एक प्लेन पे नहीं है। अर्थ हो सकता है आगे की तरफ हो, मून पीछे की तरफ हो बहुत। क्या आप मेरी कही गई बातों को इमेजिन कर पा रहे हैं? आप इतनी सारी चीजें इमेजिन करते रहते हैं पूरे दिन में, रात में भी करते होंगे। अभी थोड़ी सी कर लो कि मून पीछे की तरफ है, अर्थ आगे की तरफ है। 2D में तो दिख रहा है कि सब एक लाइन पे है, लाइन में है भी, एक लाइन में है, लेकिन एक प्लेन पे नहीं है। तो सन की पूरी लाइट जा रही होगी मून पे, तो मून हमें पूरा विजिबल होगा। जब पूरा विजिबल होता है, जितना हो सकता है 60% ऑफ इट, उसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात, आए है चांदनी रात। इसको बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं इसको? फुल मून बोलते हैं। और दिस इज टर्म्ड एज सोलर, सॉरी क्या, एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ऊपर वाले को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स और नीचे वाले को बोलेंगे ल्यूनर इक्लिप्स। याद रहेगी इतनी चीज? किसी को ये चीज समझने में प्रॉब्लम हुई क्या? अब तुम ये मत बोल देना सर ऐसे तो सन पे भी जा रही होगी पूरी सनलाइट। हाँ तो हमने कब कहा नहीं जा रही? जा रही है, ठीक है, हमने कब कहा नहीं जा रही है, लेकिन ये यहां पर नहीं पड़ रही है, दूसरा वाला साइड है और हमें दूसरा वाला साइड दिख रहा है इसलिए। ठीक, क्लियर? फुल मून का मतलब है जितना मून दिख सकता है उतना फुल मून, उसको बोलते हैं फुल मून। हाँ उल्टा हो गया बिल्कुल सर, इधर साइड में बजने लगा है। अच्छा, कमेंट देखे नहीं यार, चलो कोई नहीं। क्लियर यहां तक? अब तुम्हारे दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि अगर मान लो कि एक प्लेन पे भी आ जाइए, हाँ तो क्या होगा?
अर्थ पे भी अंधेरा हो जाएगा और फिर किल्विस आएगा, बोलेगा क्या? बताओ कमेंट में। तो यहाँ पे जब प्लेन पे भी आ जाएंगे तो ये मून है, सनलाइट को ब्लॉक कर देगा, अर्थ में आने नहीं देगा। और अर्थ में जहाँ पे उजेला होगा, जहाँ दिन का समय होगा, वहाँ पे उस समय एकदम थोड़े टाइम के लिए अंधेरा हो जाएगा। लोग, जनता बाहर निकल आएगी घरों से, वो देखेगी वाह दिन में भी अंधेरा हो गया। चील, कौवे, चिड़िया, पंछी, जानवर सब विचलित हो जाएंगे कि हे प्रभु ये क्या हुआ, दिन में भी रात आ गया। और इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि जो सनलाइट है इससे स्कैटर हो जाएगी। सनलाइट जो सनलाइट है वो क्या है? इज अ वाइट लाइट। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। उसमें से अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे पता चल जाएगा कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका डेविएशन कम होता है, जिसकी वजह से वो स्कैटर यानी फैलती कम है। इसी से डेंजर वगैरह के साइन रेड से बनाए जाते हैं। ठीक, देन अगर बात करें तो क्या होगा कि जो बाकी लेस वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो स्कैटर कर जाएंगी। मून के पास जाएगा कौन? मून के पास जाएगा लाल, तो जिसकी वजह से रेड मून जैसा फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर और नॉट? रेड मून। नीला कब दिखेगा? नीला एक्चुअल में दिखता ही नहीं है। तो फिर नीले का मतलब होता है जब 2 फुल मून हो जाएं, 2 पूर्णिमा हो जाएं एक ही कैलेंडर मंथ में, इन 1 कैलेंडर मंथ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लू मून। ये ब्लू नहीं होता है कभी मून, रेड तो होता है लेकिन ब्लू नहीं होता है। ठीक है, रेड मून या फिर इसी को ब्लड मून भी बोल देते हैं। ठीक है, रेड या ब्लड मून। ये क्या होता है? सुपर मून होता है। सुपर मून क्या होता है? तो जब फुल मून समझ में आ रहा है क्या है, प्लस पेरिजी हो जाए तो सुपर मून हो जाता है। मतलब ये है कि सुपर मून का मतलब है साइज बड़ा हो गया है मून का, क्योंकि मून पेरिजी में है। सिर्फ पेरीहिलियन तो पढ़ाए थे, पेरिजी तो नहीं पढ़ाए हो, पढ़ लो। जिस तरह से हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नज़दीक होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है, तो इसी तरह से हमारा जो मून होता है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे अर्थ के नज़दीक होता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब सबसे वो अर्थ के दूर होता है। जब वो सबसे अर्थ के नज़दीक होता है तो उसको हम पेरिजी बोलते हैं, जब सबसे वो दूर होता है तो उसको अपोजी बोलते हैं। और ये मत तुम पूछना कि सर इसकी डेट क्या होती है, क्योंकि इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक डेट नहीं होता कि भाई साल में एक बार है पेरिजी और एक बार है अपोजी, ना, होता रहता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि पेरिजी में अब तुम्हें दिख रहा है कि मून इतना पास आ गया है, और फुल मून का मतलब ये है कि भैया पूरा दिख रहा है मून, और इतना पास आ गया तो बड़ा भी दिख रहा है, मतलब मजे ही मजे। एक तो बड़ा चमक भी रहा है, पूरा दिख भी रहा है पूरा, और पास में भी आ गया तो बड़ा दिख रहा है, सुपर मून। क्या समझे? पी से पास और पी से पेरीहिलियन और पेरिजी। ये क्या है? तो सोलर इक्लिप्स के केस में जब तीनों एक प्लेन पे भी आ जाएंगे तो मून पूरी सन की सनलाइट को ब्लॉक कर लेगा। तो ये हो जाएगा टोटल इक्लिप्स। देख रहे हो, पीछे सन की लाइट आना चाह रही लेकिन बीच में मून आ गया, बीच में मून जो है दखलंदाजी कर रहा, वो आने नहीं दे रहा, अंधेरा कायम रहे। अगर साइड से दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, एनुलर इक्लिप्स, और हल्का सा भाई आएगा और जाएगा, ऐसा तो है नहीं जैसे सन है ये। मून आया धीरे धीरे, आधा छेक लिया, आधा ढक लिया, तो उसको पार्शियल इक्लिप्स बोल देंगे, खत्म बात। तो पार्शियल, एन्युलर और टोटल इक्लिप्स होते हैं। ये सोलर इक्लिप्स के टाइप्स हैं। जब हमारी अर्थ बीच में आ जाएगी या मून बीच में आ जाएगा तो शैडो बनेगी, एक छाया बनेगी। जब एक प्लेन पे भी आ जाएंगे तब, तो जब भी छाया बनती है, जब भी शैडो बनती है, तो किसी भी चीज़ की आप बना लो, किसी चीज़ की छाया भी, जाना बनाना, अंधेरा करना, रूम टॉर्च की लाइट, कुछ भी करना, जो छाया बनती है उसमें एक डार्क पार्ट होता है और एक लाइट पार्ट होता है। जो डार्क पार्ट होता है
शैडो का, उसको अम्ब्रा बोलते हैं, और जो लाइटर पार्ट होता है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। समझे कि नहीं? किसी भी चीज़ की शैडो बनवा लो, गिलास रखा है मेरे सामने, वो रखा है, अभी मन कर रहा लाइट बंद करके लाइट मार दूं उसमें एक टॉर्च की और शैडो बना के दिखा दूं, लेकिन क्या कर सकता हूं, मजबूरियां हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यों बेटा, ये वाला क्यों नहीं, अभी ये वाला करो, ये वाला नहीं करो, मतलब ये करेंगे, सब करेंगे करेंगे करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अभी ये वाला करो जरा, मज़ा आ जाए। ये वाला नहीं करो, अभी ये वाला करो दोनों, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी से भाई करिए। ऑन जून 21, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सीधा आईएएस बनाएंगे, सीधा मेजर नहीं, सीधा आईएएस। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस द सनलाइट ऑफ मोर देन 12 घंटे? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन सीजन्स ऑफ अर्थ? ऋतुएं क्यों होती हैं? तो ऋतुएं अभी बताए थे, एक तो घूम रहा है, अगर घूमेगा नहीं, वहीं खड़ा हुआ है, वहीं खड़ा हुआ अपनी बस एक्सिस पे घूम के, और वहीं पे खड़ा हुआ है, बस ऐसे 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 किया जा रहा है, घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर ही नहीं रहा है, तो बस वहीं सनलाइट पड़ती रहेगी, वहीं पड़ती रहेगी, सीजन होगा ही नहीं। या अगर टिल्ट नहीं होगा तो भी सीजन नहीं होंगे। तो टिल्ट, रोटेशन तो होता नहीं है, रेवोल्यूशन मून का थोड़ी ना, अर्थ का लेना देना है, इंटरेक्शन तो इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। पहला वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन 12 घंटे। अब यहीं पर अभी 12 घंटे वाला कॉन्सेप्ट समझिए आराम से, ठीक है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन की ओवर रेज पड़ रही हैं। इसकी वजह से ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी वजह से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है, इसके जो बीच का जो एरिया होता है ये वाला, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहां पर सन की ओवरहेड रेज पड़ती हैं। तो अब समझ में आया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में से एक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। यहां पर आता है आपका, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, यहां पर आता है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां आता है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, इसको भी बोलते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट। और ये जो पोर्शन है ना, ये इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन की खासियत ये है, अब ध्यान से समझना तुम, ध्यान से, बहुत ध्यान से, आहिस्ते से, बस आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से, अगेन ध्यान से। ये है जो व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी ना, ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक। आर्कटिक सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट आएगा, अर्थ चाहे कितना भी घूम ले अपनी एक्सिस पे, क्या इसको कभी सूरज की रोशनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे ये अंधेरा है इसमें, अभी रुक जाओ थोड़ी देर बाद, यानी कि मेरा मतलब अगले दिन ये यहाँ पाया जाएगा, सूरज की रोशनी मिल गई, फिर अंधेरा, फिर उजेला, फिर दिन रात दिन रात दिन रात। ये यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, मतलब इधर से घूम के यहाँ पहुंच जाएगा, फिर इधर अंधेरा ही है ना यहाँ पे, तो ठीक अंधेरा ही है यहाँ पे तो। अच्छा यहाँ पे आना जरा, यहाँ पे आना, ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक। अब तो मुझे बताओ, अब फिर से मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, चाहे जितना घूम ले अंधेरे में तो जाएगा ही नहीं, ये घूम के उधर आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी उजेला है, यहाँ भी उजेला है, यहाँ भी उजेला है, चाहे जितना घूमता रहे उजेला ही उजेला, यहाँ अंधेरा, यहाँ उजेला। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी 6 महीने इसमें अंधेरा रहेगा नॉर्थ पोल पे, और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो नॉर्थ पोल पे उजेला रहेगा। यानी 6 महीने ऑफ कॉन्टिन्यूअस डे लाइट, 6 months ऑफ नाइट फॉर द नॉर्थ पोल, एंड सेम गोज फॉर द साउथ पोल ऑल्सो। अगर यहाँ 6 महीने जब अंधेरा रहेगा नॉर्थ पोल पे, तो साउथ पोल पे उजेला रहेगा, दिन का सनलाइट मिल रही होगी 6 महीने तक, और 6 महीने रात रहेगा। तो फ्रिजिड जोन वो जोन होते हैं जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि जहां पर
मैं फिर से बताता हूँ, देखो ये सन की ओवरहेड रेस पड़ रही हैं, ठीक है, ये सन की ओवरहेड रेस पड़ रही है जब अर्थ हमारी टिल्टेड होती है, और हमें पता है अर्थ की जो ओवरहेड रेस जो है इन्हीं दो लैटिट्यूड्स के पीछे पड़ती है। बाकी इसके ऊपर और इसके नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी भी नेवर डायरेक्ट रेस कभी नहीं पड़ती हैं। तो क्या पड़ती हैं? स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं। स्लैंटिंग का मतलब होता है तिरछी। तिरछी जो रेज होती हैं वो एरिया तो ज्यादा कवर करती हैं लेकिन गर्मी नहीं उतनी देती हैं। अगले चैप्टर में कल पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पे, कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन उतना नहीं आएगा, तिरछी होगी इस तरह से। अब सोचो एक सीधे जा रही है, ठीक, सीधे जा रही है तो यहीं पे सिर्फ पड़ रही है, और जब इस तरह से जाएगी तो तिरछा पड़ रही है तो ज्यादा एरिया कवर करेगी। समझ में आई बात? और ये जो फ्रिजिड जोन है यहाँ पे, तो ये मान लो कि 6 महीने तक लाइट रिसीव होती, 6 महीने तक होती नहीं है। क्लियर इतनी बात? तो अब इस बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को अगर करने जाएंगे, इस क्वेश्चन को, तो एक्सपीरियंसेस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 घंटे है, तो 12 घंटे से ज़्यादा सनलाइट आपको एक तो आर्कटिक सर्कल में देखने को मिलेगी 21 जून, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर ड्रेस पड़ रही सन की, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे हमेशा उजेला, ठीक है, एकदम उजेला रहने वाला है, तो आर्कटिक सर्कल तो होगा ही, प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो नीचे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन दी, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? जल्दी से बताना है आपको, सबसे लंबा दिन। सर सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ स्मॉल है, लाइट तो पूरा कवर कर लेगी। एक यार जी थोड़ा समझाएंगे? मतलब मैं ये तो समझ गया इक्लिप्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आराम से लिख दो, मैं दे दूंगा आंसर। हाँ, इसलिए सर ठीक है, ओके। तो इन दी नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन दी, कब होता है लॉन्गेस्ट डे? तो लॉन्गेस्ट डे होता है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, 21 जून। क्लियर? कोरियोलिस फोर्स जब पढ़ेंगे सचिन जी तो आंसर देंगे उसका भी, ठीक है। एक क्वेश्चन वो कहाँ गया? अब ये क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? ये वाला क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है। तो स्टेट इंडिया सन रेज आर नेवर परपेंडिकुलर, तो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, मतलब जो ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वहाँ पर कभी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगी। आंसर इसका बिहार होगा और मणिपुर होगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो अभी चलो करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन आंसर 1-3 होगा, क्योंकि इस तरह से हमारी, ठीक है, पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, ठीक है, नीचे वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला भाग, जितना भी भाग है भारत का, इंडिया का, वहाँ पड़ेंगी। लेकिन ऊपर वाले में जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो कभी भी उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सब, ठीक है, हरियाणा में कभी भी ओवर ड्रेस की नहीं पड़ती हैं, ठीक है, क्लियर, राइट। तो 2-1 एक क्वेश्चन और कर दीजिए, ये वाला जो कि पिछले लेक्चर पे थोड़ा सा बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। सिंस द अर्थ रोटेट्स बाय 15 डिग्री ईच आवर, द टाइम जोन्स नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर, सही है। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल, ड्रॉपिंग बैक अ ट्रैवल फॉर वेस्टवर्ड ट्रैवल। तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमने देखा था कि भाई इस तरह से ये क्या है, पैसिफिक क्वेश्चन से पास होती है, और ये जिगजैग है, यहाँ से डेट चेंज होती है। जब हम जाते हैं ईस्टवर्ड तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, डेट कम होती है लेकिन डे एक्स्ट्रा। वेस्टवर्ड जाते हैं तो डे लूज़ करते हैं, ठीक है, डे गेन होता है और डे लूज़ होता है। तो एडवांसिंग कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल, ठीक है, एक सेकेंड, एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवल। जब ईस्टवर्ड जाते हैं तो एडवांसिंग, एक दिन आगे चले जाते हैं, नहीं भैया, एक दिन पीछे चले जाते हैं तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज अगर 6 मई है
तो अगर ईस्टवर्ड जाऊँगा तो 5 मई हो जाएगा, तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि एडवांस नहीं, एक बैक जाता हूँ। और इसका उल्टा यहाँ पर होता है वेस्टवर्ड में, तो दूसरा तो गलत होगा यार, ठीक है। और पहला तो सही है ही, तो ये भी नहीं होगा, यानी 3 और 4 में अगर एक भी सही हो गया तो अपने आप ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाई 1 आवर, रुक जाओ, ठीक है। चौथा पढ़ लो, द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बिल्कुल सही बात है, जिस डायरेक्शन में हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट, उसी तरह वेस्ट टू ईस्ट मून भी रिवॉल्व करता है, तो चौथा सही है। तीसरा भी सही होगा अपने आप, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 4, ठीक है। हाँ जी, तब ये सही है। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब मैं आपसे ज़्यादा बतिया नहीं पाऊँगा क्योंकि काम काफ़ी है, ठीक है। और वो काम कल दोपहर तक ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद से मैं फ्री हूँ, और उसके बाद से आप लोगों का सब वो इंग्लिश वगैरह का जो मैं बोल रहा था वो सब बढ़िया से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मैं काफ़ी कल इसी वजह से क्लास भी ऑफ करनी पड़ी थी।